अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुझे इकरार है कि मैंने खुद तलाक ली। मुझे ये भी इकरार है कि तलाक लेना औरत के लिए कोई फ़ख्र की बात नहीं। मैं इकरार करती हूं कि जिस घर मेरा ब्याह हुआ वहां मुझे कोई तकलीफ़ भी नहीं थी, बस एक ज़मीर की खलिश के सिवा। लेकिन ज़मीर की खलिश भी कुछ कम अजाब नहीं, सो मैंने तलाक ले ली और इस पर मुझे कोई पछतावा, शर्मिंदगी या अफसोस नहीं है। मुतल्लका होने का दाग लेकर मुझे ऐसा लगा जैसे ये दाग नहीं बल्कि तमग़ाए इफ्तिखार है। ऐशो आराम भरी इस दुनिया से निकलकर अपनी मुफलिसी में दोबारा समा जाने से जो राहत और सुकून मिला है वो जन्नत की राहत से कम नहीं है। आप हैरान ना हों, मैं बताती हूँ कि क्यों मैंने अपने माथे से सुहाग का झूमर नोच कर तलाक का दाग लगाने के लिए इतनी दुआएं मांगी थी। मैं गरीब मगर इंतहाई शरीफ घराने में पैदा हुई। मेरे वालिद स्कूल मास्टर थे। वो बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने में रोज़ो शब कोशां रहते थे। उनको नेकी, शराफत और दयानत का दर्स देते थे। बचपन से उन्होंने हमें अखलाकियात भरे सबक रटवाए थे। वो अक्सर कहा करते थे कि मिलावट करने वाले और मुनाफाखोर दोज़खी होते हैं। ये कौम की सेहत से खेलते हैं और मिल्लत को कमज़ोर कर देते हैं। उनके रिज़्क में हराम और पेट में आग और अंगारे भरे जाते हैं। उन पर खुदा की लानत होगी। जब बच्चों के ज़हनों में इस तरह की बातें रासख हो जाएं, तो वो बदी से समझौता करने से कतराने लगते हैं। वालिद साहब ने मुझे एमए तक तालीम दिलवाई कि मुझे पढ़ने का शौक़ था। कितनी दिक्कतें उठाकर उन्होंने मुझे इस मंजिल तक पहुंचाया। जबकि हम गांव में थे और यूनिवर्सिटी शहर में थी। एक प्राइमरी स्कूल टीचर की तनख्वाह इस कदर कलील हुआ करती थी कि 2 वक्त की रोटी इज्जत से बमुश्किल पूरी हो पाती थी। ऐसे हालात में उन्होंने हिम्मत ना हारी और मैं चाहती थी कि एमए करके हाई स्कूल में टीचर लग जाऊं या किस्मत यावरी करे तो लेक्चरार बनकर वाले साहब के दिल को ठंडक पहुंचाऊं। जब हालात का रेला आता है तो बरसों के ख्वाबों को भी बहा ले जाता है। उन दिनों मैंने लेक्चररशिप की आसामी के लिए दरख्वास्तें दी हुई थीं कि वाले साहब की मुलाकात गाँव के एक अमीर आदमी से हो गई जिसका अपना कारोबार था। वो अपने पोते का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने आया था। अब्बा जान से उनकी अच्छी गपशप हुई और बातों बातों में रिश्तों का जिक्र चल निकला। आफाक साहब ने कहा, मुझे अपने डॉक्टर बेटे के लिए ऐसी लड़की की तलाश है जो कम से कम ग्रेजुएट हो और सादा रहन सहन की परवरदा हो। अमीरी गरीबी के फ़र्क को मैं अहमियत नहीं देता, लेकिन जैसे हर नौजवान की आरजू होती है कि उसकी शरीके हयात तालीम याफ्ता होने के साथ नेक सीरत और खुश शक्ल भी हो, मेरे जाहिद की भी यही आरजू है। मेरी बीवी ने काफ़ी लड़कियां देखी हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिसमें ये तमाम खूबियां यकजा हों। दरअसल गांव में लड़कियां खूबसूरत तो बहुत हैं, मगर तालीम बस मैट्रिक। आप ही इंसाफ कीजिए, डॉक्टर लड़के के लिए लड़की भी आला तालीम याफ्ता होना चाहिए कि नहीं? शहर में तो बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, मगर हमारी बेगम की ना जाने क्या मंतक है कि वो इस बात पर अड़ी हुई हैं कि मुझे बहू गांव में रहने वाले घराने से ही बहू चाहिए। आफाक साहब की ये बातें सुनकर मेरे सादा दिल व साफ गू वाले साहब बोले, भाई साहब, अगर आप पसंद करें तो अपनी बेगम को हमारे घर भिजवा दें। मेरी बेटी गाँव की परवरदा लेकिन आला तालीम याफ्ता है। उसने मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, जिसके लिए वो 2 साल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में क़याम पजीर रही है। ये सुनकर आफाक साहब की बाशें खिल गईं। वो बोले, रिश्ते तो नसीबों से होते हैं। हर हाल में आज ही अपनी बेगम को आपके गांव भेजूंगा ताकि वो एक नज़र आपकी बच्ची को देख लें। हो सकता है कि आपसे हमारी रिश्तेदारी हो जाए। आप तो बहुत भले मानस हैं, यकीनन औलाद भी आपके जैसी नेक सीरत होगी। खैर, इस तरह आफाक की बेगम हमारे घर तशरीफ़ लाईं। मुझे तो इल्म ना था कि ये क्यों आई हैं। जैसा हमारे मिजाज में था, खुश अखलाक़ी से मेहमानों की आवभगत करना, वो हमने की। वाले साहब ने बताया था कि उनके दोस्त के घर से ख़वातीन आएंगी। बातों बातों में मिसेस आफाक ने यह भी बताया कि उनके शौहर काफ़ी असर रसूख वाले हैं और इलाके के सियासतदान की मुआवनत से गाँव में लड़कियों के लिए कॉलेज के क़याम की कोशिश कर रहे हैं। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोली, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि गांव में रहकर तुमने मास्टर्स कर लिया है। इंशाअल्लाह 2-4 माह में हमारे गांव में लड़कियों का कॉलेज खुलने वाला है। जो ही मंजूरी आएगी इमारत बनना शुरू हो जाएगी। मुझको उनकी बातें बहुत पसंद आईं कि वो तालीम की इस कदरदान हैं।
बहरहाल जब वाले साहब आए तो अम्मी ने मिसेस आफाक की बहुत तारीफ़ की। इसी तरह जब वो घर गईं तो अपने शौहर और लड़के से मेरी बहुत तारीफ़ की, गोया उनको मैं बतौर बहू पसंद आ गई थी। गरचे एक सफ़ेद पोश प्राइमरी स्कूल टीचर की बेटी थी। वालिदैन ने सोचा ये भी उन लोगों की बड़ाई है, बावजूद ये कि हमारी गरीबी साबित थी। उन्होंने इस अमर को मसला नहीं समझा और एक मामूली घराने में बेटे का रिश्ता करने पर आमादगी जाहिर कर दी। अम्मी जाहिद का घर देखने गईं तो उनकी वसी व अरीज़ हवेली देखकर हैरान रह गईं। क्या दौलत थी, क्या शान व शौकत थी, नौकर चाकर थे, गाड़ियाँ, सुजुकियाँ, वैगनें थीं। हर शय मुँह से बोल रही थी कि दौलत इस घराने की बांदी है। अम्मी अब्बा को तो यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे इन्होंने हम सीधे सादे कम माया लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना पसंद कर लिया था। खैर, ये किस्मत का लिखा था। जाहिद के साथ मेरी शादी हो गई और मैं आफाक साहब की बहू बनकर उनके गांव आ गई। ये बिल्कुल गैर लोग थे, मगर मुझे इन्होंने पहले दिन से यही एहसास दिया कि मैं गैर नहीं हूँ। अपनाइयत के इस एहसास से 2 माह बहुत सुकून से गुजर गए। फिर रफ्ता रफ्ता उस घर के इसरार खुलने लगे। पास पड़ोस से सुनगुन मिली कि पहले ये लोग बहुत गरीब थे, रफ्ता रफ्ता अमीर हो गए। मेरे ससुर साहब 3 किस्म का कारोबार करते थे। एक मीठी छालियाँ बनाने का कारखाना था और दूसरा कारखाना मसालों का था, तीसरा चाय की पत्ती का कारोबार था। इस कारोबार में मेरे 4 देवर भी बराबर के शरीक थे, जबकि मेरे शौहर की एक डिस्पेंसरी थी और वो डॉक्टर कहलाते थे। शादी के बाद मुझ पर इंकशाफ हुआ कि ये डॉक्टर नहीं बल्कि डिस्पेंसर का कोर्स किया हुआ है और करीबी देहात में छोटा सा मतब चलाते हैं। देहात के सादा लोग उनको सचमुच का डॉक्टर ही समझते थे। साथ ही दवाओं का एक छोटा सा स्टोर भी खोल रखा था, जहाँ से देहाती बेचारे उनके बताए हुए नुस्खों से दवा खरीदते थे। जहाँ मेरे मियाँ मतब करते थे वो देहात शहर से सिर्फ 7 मील दूर था। मैं अपनी ससुराल में ही रहती थी। मेरे मियाँ हफ्ते में 2 दिन के लिए ही घर आते, बाकी दिन वो अपने मतब पर रहते। एक बार मैंने साथ जाने का कहा तो बोले, मैं तुम्हें वहाँ इसलिए नहीं ले जा सकता कि देहात का माहौल ठीक नहीं है, तुम वहाँ अकेली नहीं रह सकोगी, क्योंकि मैं तो रात दिन मरीजों में उलझा रहता हूँ। उनका जवाब सुनकर मैं चुप हो गई। हमारे घर के 2 हिस्से थे। एक हिस्से में हम सब की रहाइश थी, जबकि दूसरे बड़े हिस्से में उनके कारखाने लगे हुए थे। कारखाने में उजरत पर मर्द और औरतें काम करते थे, ताहम कुछ काम घर की औरतों के भी जिम्मे थे जो वो अपने हाथों से सरंजाम देती थीं। जब शादी को 3 माह गुजर गए तो एक दिन मेरी सास ने कहा, दुल्हन अब तुम भी इस काम में मेरा हाथ बटाया करो। जी अच्छा अम्मी जान, मैंने जवाब दिया। जो काम आप कहेंगी मैं कर दिया करूँगी। अगले रोज़ जिस हाल कमरे में पीसे हुए मसाले की ढेरियाँ होती थीं, वो मुझे वहाँ ले गईं और बोली, तुम ऐसा करो कि इन 2 किस्म की ढेरों को इतने तनासुब से मिलाती जाओ, बस इतना ही काम है। उन्होंने मुझे नाक ढांपने को ख़ास किस्म का डोरियों वाला रुमाल दिया। मैं नाक मुँह लपेट कर मिर्चों वाली ढेरी के पास बैठ गई और गौर से उन ढेरियों को देखा तो उनमें एक ढेरी सुर्ख मिर्चों और दूसरी रंगे हुए बारीक बरादे की थी। गोया मिलावट का काम हम घर की औरतों को करना था। यही हाल हर मसाले का था, हत्ता कि चाय की पत्ती घटिया किस्म के आला क्वालिटी के डब्बों में भरकर ज़्यादा दामों में बेची जाती थी। छालियाँ गली सड़ी मुजरे सेहत रंग में रंगने के अलावा स्क्रीन के जहर से मीठी की जाती। मेरा सर चकराने लगा। मेरा ज़मीर गवारा ना करता था कि ऐसे घटिया कामों में इन लोगों का हाथ बटाऊं, जबकि मेरा ससुराल के किसी एक फ़र्द को भी इस बात का एहसास न था कि दौलत कमाने की खातिर वो जो काम कर रहे हैं किस कदर घटिया और अखलाक से गिरा हुआ है। यकीन करें, जब पहली बार मैंने पिसी हुई सुर्ख मिर्चों में बरादा मिलाया तो मेरे दिल में टीस सी उठी। दिल और हाथ कांप रहे थे मगर लब खामोश थे। ससुराल में किसे क्या कहती, ये तो सारा कुनबा ही बिगड़ा हुआ था। उन पर मेरी नसीहत का क्या असर होना था। इंतज़ार करने लगी कि शौहर साहब आएं तो उनसे कहूं कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता और ना मिलावट के इतने बड़े जुर्म में आप लोगों की शरीक बन सकती हूँ। खुदा खुदा करके 6 दिन गुजर गए। 7वें रोज़ जाहिद आ गए। उनसे कहा, आपके वालिद और भाई, वालिदा और बहनें सब के सब जिस गलत कारोबारी रंग को इख्तियार किए हुए हैं, मैं उनका साथ नहीं दे सकती। बज़ाहिर तो आप शरीफ कहलाते हैं,
कोठी नुमा घर में रहते हैं, मगर ऐसी दौलत से क्या फ़ायदा जब रिज़्क़ हलाल इसमें शामिल ना हो। हमारे वाले साहब ने तो हमें हमेशा रिज़्क़ हलाल खिलाया है और हर काम ज़मीर की रोशनी में करने की हिदायत की है। मैं खिलाफ़े ज़मीर कोई काम नहीं करूँगी। ये काम करना तो कजा, मैं घर में ये धांधली अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। ये मेरी एक हफ्ते की घुटन थी जो शौहर के सामने इन अल्फाज में निकली। मैं समझ रही थी कि वो मेरी बातों की सदाकत को तस्लीम कर लेंगे। भला मिलावट की चीज़ें लोगों को खिलाकर उन्हें बीमारियों में मुब्तला करना एक घिनौना जुर्म नहीं तो और क्या था। मेरी बातें सुनकर जाहिद ने फरमाया, अपनी बकवास बंद करो और ख़बरदार जो आइंदा ऐसी खराफात मुझे सुनाई तलाक दे दूंगा। मत पूछिए कितना दिल को सदमा पहुंचा। मेरा सर अपाही सुलग उठा, रो रो कर पागल हो गई। अब तो तमाम घर वालों को मेरी परेशानी का इल्म हो गया और वो मुझे ऐसे देखने लगे जैसे पराई कौम का जासूस उनके कबीले में घुस आया हो। मैं सख्त परेशान रहने लगी थी, लेकिन उन्हें मेरी परेशानी से कोई वास्ता ना था। अब मैं उस दिन को कोसती कि ऐसे बेज़मीर लोगों में रिश्ता हुआ। मेरे वालिद बेचारे तो एक मामूली टीचर थे, अपनी सादगी की वजह से उन लोगों को ना पहचान सके। उन्होंने कितने दुख सह कर मुझको एमए कराया था। सोचती थी कि इसी दिन के लिए ये लोग तो सिर्फ दौलतमंद ही निकले, तालीम याफ्ता भी ना थे कि कम अज़ कम मेरी बात सुनने का ही इनमें हौसला होता। नतीजा ये हुआ कि मेरी ज़रा सी बात पर तूफ़ान उठा देते। सच बात कहती तो उल्टा मुझ पर ही लान तान करते कि क्या बेवकूफ़ लड़की है, अपने ही घर की खुशहाली की दुश्मन बनी हुई है। काश मेरे वालदैन खुशहाल घराने की बजाय किसी ईमानदार मगर गरीब घर में ब्याह देते। मैं पढ़ी लिखी थी, मुलाजमत करके अपने घर के हालात सुधार लेती, दिल को सुकून तो मुयस्सर रहता। अब मैं हर वक्त गम ज़दा व परेशान रहने लगी। खाना खाती तो कराहत आती कि रिज़्क़ हराम खा रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता दिल की घुटन बढ़ती गई। जब पता हो कि करीब ही खरे में खोट मिलाया जा रहा है, जब इल्म हो कि ऐसा कुछ गलत हो रहा है जो लाखों इंसानों की सेहत को बर्बाद करने का सबब बन रहा है, उफ कितनी रूह फरसा बात थी। सोच सोच कर ज़हनी बीमार पड़ती गई और मेरी आंखों के सामने मिलावट का कारोबार जारी रहा। अब मैंने नमाज की तरफ ध्यान दिया। हर नमाज के बाद यही दुआ मांगती कि खुदाया तू मुझे सुकून दे और इन लोगों को सुधार दे और सीधी राह दिखा, या फिर मुझे इस घराने से निजात दिला दे। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। कारखाने पर छापा पड़ गया, सुसर धर लिए गए, 1 लाख रुपया देकर पुलिस से जान छुड़ाई। अब इस वाक़े से संभलने भी ना पाए थे कि मेरे शौहर गिरफ्तार हो गए। एक देहाती औरत को गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिस बाइस वो जाँ बहक हो गई और ये उसके कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिए गए। डिस्पेंसरी पर पुलिस ने कब्जा कर लिया। मतब की तलाशी ली गई तो कई मुज़रे सेहत जाली दवाएं निकलीं। इसके अलावा अद्वियात जो तारीख गुजर जाने के बाद ज़ाय कर देनी चाहिए वो ये ख़रीद लेते और उनको इस्तेमाल करके रुपया खरा कर लेते थे। कई डब्बे ऐसे सरकारी अस्पतालों से स्मगल शुदा दवाओं के निकले जो हुकूमत गरीब मरीज़ों के लिए मुफ्त मुहैया करती है, और सरकारी अस्पतालों से ज़मीर फरोश मुलाजमों के ज़रिए ऐसे ही अताई डॉक्टरों के पास फ़रोख्त कर दी जाती हैं। जाहिद साहब जेल से बाहर आए तो उन्होंने मुझे तलाक की धमकियाँ दी। गरचे मैंने उनको जेल नहीं कराई थी, कुदरत की तरफ से उनके साथ ये हुआ कि जाँ बहक हो जाने वाली मरीज़ा के लवाहिकीन ने उनको अंदर करा दिया था। जब तलाक की धमकियाँ मिलीं तो वाले साहब ने अदालत के ज़रिए उन बेज़मीर लोगों से निजात हासिल कर ली। ससुर साहब के कारखाने भी बंद हो गए। ये भी सब कुदरत की तरफ से हुआ। जो लोग अपने मफाद की खातिर गरीबों का हक मारते हैं और समझते हैं कि कभी कानून की गिरफ्त में नहीं आएंगे, वो ज़रूर एक दिन घेर लिए जाते हैं, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। वो कानून से बच भी जाएं तो क्या अल्लाह ताला के इंसाफ से बच सकते हैं। मैं आज मुतल्लका का दाग लिए हूँ, मगर इससे मेरी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आया। मैं शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने बुरे लोगों से नजात दी, वरना मेरी औलाद का क्या हशर होगा। अब ज़्यादा आबरू भरी ज़िंदगी जी रही हूँ। एक कॉलेज में लेक्चरार हो गई और अपने वालदैन बहन भाइयों के खिदमत का मौका मेरे रब ने मुझे अता कर दिया। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या लड़की का ये फ़ैसला दुरुस्त था? आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।